और माननीय स्पीकर सर, सबसे पहले तो मैं विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि दृष्टिकोण के कारण आज हमारे राज्य में शिक्षा का स्तर न केवल बेहतर हुआ है बल्कि आधुनिक तकनीकी और नवाचार के माध्यम से इसे और भी ज्यादा सशक्त बनाया गया है। उनके नेतृत्व में स्कूलों में डिजिटल शिक्षा, शिक्षकों के प्रशिक्षण और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष फोकस किया गया, विशेष ध्यान दिया गया। उनके प्रोत्साहन और नीति निर्धारण के कारण ही हम अब बच्चों को सिर्फ पाठ्य पुस्तक की शिक्षा नहीं दे रहे, बल्कि उनके जीवन और भविष्य के लिए भी उनको तैयार कर रहे हैं। सर, ये जो ध्यान आकर्षण आया है, इसमें दोनों डिपार्टमेंटों को सम्मानित सदस्य ने लिया है, एक स्कूलों का और दूसरा अनुवेदक है, वो ITI विभाग से। मेरा जो जवाब है वो मैं दूंगा और दूसरे मंत्री जी ने अपनी तैयारी की है होगी तो अपना जवाब वो देंगे। हाँ, आप अपना जवाब देंगे। सर, जैसा कि माननीय सदस्य ने ये बात रखी है, मुझे समझ नहीं आया कि ये बात कहाँ से निकल के आई। कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग धरातल पर बहुत प्रभावी तरीके से काम कर रहा है सर। और ये जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2012-13 में ये शुरू हुआ था और शुरुआत में 40 स्कूलों में इसको लागू किया गया था और उस समय सिर्फ 4 व्यावसायिक क्षेत्रों में इसकी पढ़ाई की शुरुआत कराई गई थी। शुरुआती दौर था सर, और उसमें 4840 छात्रों ने उस वक्त इस कार्यक्रम के साथ जुड़े थे। सर, समय के साथ इस कार्यक्रम में बहुत विस्तार हुआ। आज ये कार्यक्रम 1398 स्कूलों में और 15 व्यावसायिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक चल रहा है और इस बार के शैक्षणिक स्तर में सर 2,03,557 छात्र इसमें पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं। और आज जिन 15 व्यावसायिक क्षेत्रों में ये शिक्षा दी जा रही है, वो चाहे ब्यूटी वेलनेस का हो, IT का हो, ITCS का हो, ऑटोमोबाइल्स हो, हेल्थ केयर हो, रिटेल हो, पर्यटन हो, हॉस्पिटलिटी है, प्राइवेट सिक्योरिटी है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, परिधान और फैशन डिजाइनिंग है, पावर है, प्लम्बिंग है, कंस्ट्रक्शन है, मीडिया है, एंटरटेनमेंट है, कृषि और शारीरिक शिक्षा। सर, ऐसा करके ये 15 जो व्यावसायिक क्षेत्रों में हम अपने बच्चों को NSQF राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा का जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है, व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम सर वो चलाया जा रहा है और ये भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, बहुत महत्वपूर्ण योजना सर। और इसमें समग्र शिक्षा और PM श्री योजना के अंतर्गत इसको सरकार लागू करा हुआ है। भारत सरकार ने सर, जैसे उन्होंने कहा कि पद खाली पड़े हैं, भारत सरकार द्वारा ये जो व्यावसायिक शिक्षा है इसमें कुल 2784 पद ये स्वीकृत किए गए और इसमें से सर 2052 पद वो भरे जा चुके हैं। सर, भारत सरकार की तरफ से 25,000 रुपये उनका मानदेय है, मगर हरियाणा सरकार अपनी तरफ से भी बढ़ा के उनको 35,075 रुपये तक देती है। सर, इन सब शिक्षकों की गुणवत्ता, जैसे कहा गया कि भाई ये अनट्रेंड लोग, अनट्रेंड नहीं है सर। देखो, इन शिक्षकों की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिए हर साल 5 दिन का सर इनको प्रशिक्षण दिया जाता है और ये प्रशिक्षण सर श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल द्वारा भी, डाइट द्वारा भी और SCRT के द्वारा भी इनको करवाया जाता है सर।
और इसके अलावा जो चुने हुए प्रशिक्षक होते हैं, ये सर पंडित सुंदर लाल शर्मा, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। एक मिनट, सदन का समय 45 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है। भोपाल इसमें भी कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? ताकि ये जो शिक्षक हैं इनके ज्ञान लगातार बढ़ता रहे और शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो भी उच्चतम स्तर की रहे। सर, विद्यार्थियों को भी जो व्यवहारिक प्रशिक्षण देना होता है उसके लिए जो कुशल कारीगर है सर, और जो उद्योग विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा स्कूलों में जो गेस्ट लेक्चर आयोजित किए जाते हैं, मुझे लगता है सर ये उनकी बात कर रहे हैं, वो बुलाए जाते हैं, उन गेस्ट लेक्चरर वो आयोजित करवाए जाते हैं। और उसके अलावा विद्यार्थियों को उद्योग में सर फील्ड विजिट भी कराई जाती है, और वो वास्तविक, ताकि उनको वास्तविक जो काम काज है उसका अनुभव भी हो, और बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने के लिए भी, और सर उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग ये भी दी जा सके, जिससे बच्चे खुद काम करें और सीखें। ये पूरा जो पाठ्यक्रम है सर, ये भारत सरकार द्वारा तैयार किया हुआ है और इसको पूरे अच्छे तरीके से लागू किया हुआ सर। इससे भी आगे बढ़े हैं। अगर विद्यार्थियों को रोजगार देने की जैसे बात आई है, अगर कोविड-19 के टाइम को हम लोग छोड़ दें सर, तो हर साल हमने हर जिले में रोजगार मेले लगाए सर, और उन रोजगार मेलों में 3430 बच्चों को पहले हमने नियुक्ति पत्र दिया है, और इस बार भी जो पिछला साल गया सर, इसमें भी 536 बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया गया है सर। एक और हरियाणा सरकार ने पहल शुरू की है जिसका नाम है कुशल बिजनेस चैलेंज। सर, इसमें बच्चों को बिजनेस प्लान बनाना सिखाया जाता है, उनकी उद्यमिता की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, और राज्य स्तर पे इनकी प्रतियोगिता भी कराई जाती है, ताकि भविष्य अपना खुद बना ले, बच्चे व्यवसाय कर सके, रोजगार वो खुद मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले भी बन सके। यहाँ की सोच के साथ आदरणीय नायब सैनिक की सरकार सर काम कर रही है सर। इसी स्तर में 1,18,000 बच्चे, 23,816 टीम बनाई सर हमने उनकी, उन्होंने भाग लिया, और इनमें 66 टीमों ने सरकार की ओर से 1-1 लाख रुपए की इनको सीड मनी सर वो अभी दी जाएगी, और उनके जो बिजनेस आइडिया हैं उसको और बेहतर बना सके, उसके लिए उनके मेंटरशिप भी उनको, और हर कदम पे बच्चे जो उनका स्कूल स्तर पे सर स्वरोजगार के लिए वो सशक्त हो सके, और सशक्त बनाने के लिए सर उस दिशा में लगातार सरकार भी और विभाग भी काम कर रहा है सर। मैं एक और निवेदन करूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तो सोच इतनी दूरदृष्टि सोच है कि पिछले दिन जब बैठे तब सर उसमें हर जिले में एक स्कूल को व्यावसायिक शिक्षा का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है सर। उसकी घोषणा भी की मुख्यमंत्री जी ने, और हर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 5 व्यावसायिक कौशल सर वो सिखाए जाएंगे। और सर ये जो काम होगा ये श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी और शिक्षा विभाग हरियाणा के संयुक्त जो प्रयास होंगे सर ये उनसे किया जाएगा। और सर मैं अंत में यही कहूंगा कि भाई सरकार व्यावसायिक शिक्षा और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और इस दिशा में आदरणीय नायब सैनिक सरकार पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही है। मैं सम्मानित सदस्यों को एक और निवेदन करूंगा सर। मेरा निवेदन ये है, अगर इनको कहीं ऐसी बात लगी हो कि भाई यहाँ पे अनट्रेंड लोग हैं या इस स्कूल में ये कोर्स है और वहां पे बच्चों का जो ज्ञान है या उनको जो मैंने बोला इससे कम किसी भी परिस्थिति में वो बच्चे हैं, तो मैं कृपया निवेदन करूंगा सर आपके माध्यम से माननीय सम्मानित सदस्यों को, वो मुझे बकायदा स्कूल का नाम लेके मुझे वो उससे अवगत कराए,
मैं उसकी जांच भी कराऊंगा। अगर कमी पाई तो वहां उस पर एक्शन भी लेंगे, बख्शेंगे नहीं किसी को भी। इस पे भी मैं कह रहा हूं क्योंकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष फोकस है और उन्होंने कहा हुआ है कि किसी भी सूरत में इन चीजों के साथ कहीं भी कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहिए। सर, मैं कई स्कूलों में गया हूं और मैंने जाकर वहां पे देखा भी है, बातचीत भी की है। उसमें संतोषजनक हालात में सर वो सब चीजें मिली, बहुत अच्छे ढंग से बच्चों ने भी उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। फिर भी मैं ये निवेदन करूंगा कि हो सकता है अगर कहीं कोई बात हमसे चूक रही हो और माननीय सदस्यों को उसकी जानकारी है तो वो हमें अवगत कराए, हम उनके साथ इस समस्या के समाधान का भी निदान करेंगे। अभी ये तो मेरा स्कूली शिक्षा का था, माननीय मंत्री जी ने अगर कोई बात करें तो करें। अर्जुन जी, आपका कोई सप्लीमेंट्री? अच्छा, अगर इसमें कोई एक बार सप्लीमेंट्री आ जाए फिर इकट्ठा हो जाएगा। जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में लगातार आईटीआई हो या कौशल क्षेत्र में युवाओं का भरोसा और विश्वास तेजी से आगे बढ़ा है। मैं माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन पूछा है, मैं हमारी जो सरकारी आईटीआईज हैं वो 197 है और जो प्राइवेट आईटीआई हैं वो 213 हैं। इन सब में 85,000 सीटें स्वीकृत की गई हैं। मैं आदरणीय सदस्य ने जो पूछा है कि उसमें प्रशिक्षकों की स्थिति क्या है, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उसमें 4841 स्वीकृत पद हैं, जिसमें वर्तमान में 3458 पद भरे हुए हैं और 1383 जो अभी 28% के करीब कमी है, हमने 609 प्रशिक्षकों की नवीन भर्ती के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। बाकी जो बची हुई है उस पर माननीय न्यायालय के कुछ अड़चन के कारण वो नहीं हो पा रही है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी जो सरकारी आईटीआई हैं उसमें 64,808 सीटें स्वीकृत हैं और लेकिन उसमें जो विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है वो 55,027 लिया है। मतलब 85% से ज्यादा सीटें उसमें एडमिशन हुआ है, लगातार इसमें इंक्रीज हुआ है। और जो प्राइवेट संस्थान है उसमें 18,040 सीटें स्वीकृत की गई हैं और उसमें 14,405 विद्यार्थियों ने, मतलब 80% से ज्यादा विद्यार्थियों ने उसमें दाखिला लिया है। मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ते हुए विश्वास से युवाओं में एक नया विश्वास हुआ है। और जो रोजगार की बात, इन आईटीआईज के माध्यम से जो रोजगार मेले लगाए जाते हैं उसमें 29,761 युवाओं ने उसमें रजिस्ट्रेशन किया था और इसमें 22,415 को अपेंडिक्स मिली है और 7,346 को नौकरी दी गई है। माननीय सदस्य को जानकारी मैं इस आपके माध्यम से देना चाहता हूं और आईटीआईज को बहुत बड़ी एक माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच से पहली बार ऐसा कि डायरेक्ट कंपनियों के साथ, मारुति सुजुकी कंपनी हो या नवीन जिंदल फाउंडेशन हो, सीधा आईटीआईज को इन औद्योगिक क्षेत्रों के साथ, इन औद्योगिक घरानों के साथ जोड़ करके इनको सीधा नौकरी देने का प्रावधान कि हमारे बच्चे, हमारे युवा उन आईटीआईज, उन औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा या उनके अनुरूप तैयार हो सके और जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। पहली बार ऐसा हुआ है कि दोहरी प्रशिक्षण रैली प्रणाली 106 आईटीआईज में लगाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। 295 औद्योगिक घरानों ने उसमें समझौता किया हुआ है और अपने हिसाब से वो पहली बार ऐसी दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली इन आईटीआई में चल रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं कि इन आईटीआईज में युवाओं का बहुत मन से पढ़ के और कौशल के माध्यम से प्रशिक्षित होके नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सप्लीमेंट्री? मेरा सवाल है सर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि 28% पोस्टें खाली पड़ी है सर।
रोजगार निगम से अगर हम शिक्षक भर्ती करेंगे तो शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा होगा सर? जो पद स्वीकृत थे 4841, 3458 भरे हुए हैं, बाकी खाली हैं। जो भरे हुए हैं वो भी कौशल रोजगार से हैं। एक स्कूल में एक शिक्षक को 15 से 20 हज़ार रुपये मिलते हैं, एक को 80 हज़ार रुपये मिलते हैं। सर हरियाणा के बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे वो लोग? मेरा सुझाव है कि पक्की भर्ती करनी चाहिए जो रोजगार के माध्यम से कम शिक्षा, क्योंकि हरियाणा धीरे धीरे शिक्षा का स्तर हमारा नीचे गिरता जा रहा है। ये चिंता का विषय सर, मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है, हरियाणा के हर व्यक्ति के लिए, कि हमारे जो बच्चे खेलों में इतने उत्कृष्ट है, नाम रोशन करते हैं, मेडल लेके आते हैं, शिक्षा में हम पीछे जा रहे हैं। तो रोजगार निगम की बजाय डायरेक्ट भर्ती करें। और जो ये गैप है, एक शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है 15,000 की नौकरी के लिए, दूसरा शिक्षक दूसरी क्लास में 80,000 ले रहा है, ये जो गैप है ये खत्म होना चाहिए। तमाम शिक्षकों को एक पे स्केल पे लाएं। दूसरा, जो हमारी ITIs हैं सर, हमारी 197 सरकारी ITI हैं, 213 प्राइवेट है। सर हर चीज का समय आता है बदलाव का। मेरा एक आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से, हरियाणा में अब एक ट्रेंड चल गया है, हर एक गांव का बच्चा विदेश में जाना चाहता है काम धंधे के लिए, क्योंकि यहाँ काम नहीं रहा। ऐसी कोर्सेज हों, लैंग्वेज कोर्सेज उसमें इंक्लूड किए जाएं कि कम से कम वो बाहर जाए जाती है उसको काम मिल जाए। अलग अलग लैंग्वेज है, जापानीज है, कोरियल है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, वो कोर्सेज भी इन संस्थाओं में चलाए जाएं। 85 हज़ार सीटें हैं। माननीय मंत्री जी ये बताएं कि कितनी सीटें खाली पड़ी हैं, क्योंकि जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, चाहे वो वेल्डर है, मैकेनिक है, वायरमैन और है, उनमें बहुत कम बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया है कि उन बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिल रही। सर नए आयाम खोलने बहुत ज़रूरी हैं हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। तो मेरा आग्रह है माननीय मंत्री जी से भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज दस्तार पहनी है, मैं चाहूंगा हरियाणा के लोगों से न्याय करें। आप बहुत बड़ी जिम्मेवारी पे आप बैठे हैं। अर्जुन जी, आपका कोई और सप्लीमेंट्री? सर इसमें एक क्लैरिफिकेशन भी है, एक छोटा सा सप्लीमेंट्री भी है जी। माननीय मंत्री जी को लगा के मैं ये कह रहा हूं कि टीचर्स उनके क्वालिफाइड नहीं है, मैंने ये चीज कभी नहीं कही। मेरे हिसाब से टीचर्स क्वालिफाइड ही होंगे। मेरा ये कहना है कि भारी कमी, और वो कमी उन्होंने जवाब में भी दे दी। अब दोनों सिग्नेटरी की स्टेटमेंट में अंतर आ रहा है, ठीक है, उसमें भी उन्होंने अपना आंसर दिया। तो 2784 वोकेशनल टीचर्स की पोस्ट सैंक्शन है, जिसमें से 2052 जो पोस्ट है वो फेल हो चुकी है। मेरा यही आग्रह रहेगा कि इनको भी जल्द से जल्द भरा भी जाए, और किस प्रकार से कब तक कोई एक टाइमलाइन अगर दें तो ये प्रदेश के लिए भी ज्यादा हित की चीज होगी। धन्यवाद। मंत्री जी। मैं सम्मानित साथी से कहूँगा कि इसकी प्रक्रिया भी जारी है और उसको बहुत जल्दी फिल करें। ठीक। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन में नेवा पोर्टल के माध्यम से कागज पत्र पुनः रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन के पटल पर कागज पत्र संख्या 1 से 5 एवं 29 से 48 तक रखता हूं, और इसके साथ ही कागज पत्र संख्या 6 से 28 तक पुनः रखता हूं। माननीय सदस्यगण, अब श्री मूलचंद शर्मा विधायक, चेयरपर्सन विशेषाधिकार समिति, श्री अशोक कुमार अरोड़ा विधायक द्वारा नगर परिषद थानेसर के वार्ड नंबर 2 के पार्षद श्रीमती प्रवीण शर्मा के पति श्री नरेंद्र शर्मा, वार्ड नंबर 7 के पार्षद श्रीमती निशा मदान के पति श्री सतीश मदान, वार्ड नंबर 14 के पार्षद श्रीमती बख्शीश कौर के पति श्री सुरेश कुमार तथा नगर परिषद थानेसर के कार्यकारी अधिकारी श्री राजेश कुमार के विरुद्ध दी गई सूचना पर अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी विशेषाधिकार समिति की दूसरी प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं श्री अशोक कुमार अरोड़ा MLA थानेश्वर द्वारा श्री नरेंद्र शर्मा, श्रीमती परवीन शर्मा वार्ड नंबर 2, श्री सतीश मदान पति श्रीमती निशा मदान वार्ड नंबर 7 तथा सुरेंद्र कुमार पति श्रीमती बख्शीश कौर
वार्ड नंबर 14, नगर परिषद थानेश्वर, जिला कुरुक्षेत्र, राजेश कुमार, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद थानेश्वर के विरुद्ध दिनांक 3 जून 2025 को दी गई सूचना द्वारा उठाए गए अभिकथित विशेष अधिकार भंग के प्रश्न के संबंधित विशेष अधिकार समिति का दूसरा प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं और मैं यह भी प्रस्तुत करता हूं कि सदन इसकी अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन नो डिस्कशन, विषय प्रिविलेज कमेटी में गया हुआ है, वहां टेकअप हो रहा है, जो चर्चा होगी वहां होगी। नहीं, सदन में रिपोर्ट के माध्यम से आएगा। आप स्पीकर रहे हुए हैं, सदन के अंदर जो विषय आएगा वो रिपोर्ट के माध्यम से आएगा। यू कांट डिस्कस दैट इशू है। नहीं, प्लीज बैठिए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। प्रश्न है कि सदन को, ऐसा नहीं होता, आप लोग गलत कर रहे हैं, ऐसे विषय मत ढूंढो। प्रश्न है कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव पारित हुआ, समय बढ़ाया जाता है। माननीय सदस्यगण, अब श्री मूलचंद शर्मा विधायक, चेयरपर्सन विशेषाधिकार समिति, श्री अनिल यादव विधायक द्वारा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम सब डिवीजन पालावास के सहायक अभियंता श्री उमेश के विरुद्ध दी गई शिकायत के संबंध में विशेषाधिकार समिति का दूसरी प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं श्री अनिल यादव एमएलए कौशली द्वारा उमेश सहायक अभियंता उपमंडल पालावास दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम DHVN के विरुद्ध 5 जुलाई 2025 को दी गई शिकायत, जिसमें फोन कॉल का जवाब न देने, दुर्व्यवहार और कर्तव्य की लापरवाही का आरोप लगाने के सब विशेष अधिकार समिति को दूसरा प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं और मैं यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सदन की अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। अनिल जी, आपको नियमों की जानकारी है ना? प्रश्न है कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ, समय बढ़ाया जाता है। माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल संशोधन विधेयक 2025 को पूर्व स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल संशोधन विधेयक 2025 को पूर्व स्थापित करता हूं। हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल संशोधन विधेयक 2025 पूर्व स्थापित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल